आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने मेरे वीडियो देखे हैं कि हमको सहायक शिक्षक में और शिक्षक में कितना लक्ष्य बनाना है। मैं अपने तरफ से आपको बता दिया है कि इतना यदि आप लाते हो तो लगभग आपका पद एक पद सुरक्षित हो सकता है। आप उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करें, बॉर्डर लाइन पर ना रहे। और हम जो है विज्ञान, गणित, पर्यावरण, CDP, ये सारी चीज़ों का वीडियो लगातार टेस्ट सीरीज डाल रहे हो। आज से साथियों आपके कमेंट के आधार पर शिक्षक भर्ती 2023 के अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज से आपके पास जो एक वीडियो जो है अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का जरूर पहुंचेगा। यदि ये अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं यदि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पहला प्रश्न आप देखिए, क्या बोलते हैं प्रश्न। यूजिंग सॉन्ग्स, राइमिंग्स एंड गेम्स एंड क्लासरूम्स वुड हेल्प द चाइल्ड। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कक्षा में गाने, तुकबंदी और खेल। तुकबंदी राइमिंग का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैट, तो इसके समय तो पेट, सेट, इस प्रकार से समान उच्चारण वाले वर्ड को लिखना पड़ता है। राइमिंग एंड अ गेम इन क्लासरूम्स वुड हेल्प द चाइल्ड। मतलब यदि कक्षा में गाने, तुकबंदी और खेल का उपयोग करने से बच्चे को निम्नलिखित में मदद मिलती है। कक्षा में गाने, तुकबंदी और गेम मतलब खेल का उपयोग करने से बच्चे को निम्नलिखित में मदद मिलती है। पहला दिया है ओवरकम साइनेस, बी डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, मोटिवेट टू स्पीक, डी दिया है ऑल द एबो। साथियों, थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा सा कहीं भी मिस्टेक होता है तो आप खुद उसको अच्छे से स्पेलिंग सही करके पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है जिस बच्चे शर्मीला होते हैं वो दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ती है, रुचि आती है, बोलने में उसको मोटिवेट होता है, या कह सकते हैं वैसा कि उसको बोलने में प्रेरित होती है। बच्चे में ये सारी चीज़ें जो है मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। यदि क्लासरूम में आप इस प्रकार से गतिविधि करा रहे हैं, सॉन्ग के माध्यम से, तुकबंदी के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, तो बच्चे जरूर हो जो शर्मीले बच्चे हैं वो उसमें दूर होती है, कॉन्फिडेंस आता है, रुचि लेते हैं, साथ ही साथ वो बोलने के लिए मतलब प्रेरित होते हैं। तो मतलब इसमें क्या आएगा, ऑल द एबो, मतलब सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द टू एरियाज ऑफ CCR। यहाँ पे ये पूछा गया है CCR का मतलब, CCE का मतलब होता है कंटिन्यू कंप्रेसिव एंड इवैल्यूएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत CCE के दो क्षेत्र हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि CCE के दो क्षेत्र कौन से हैं। स्कॉलास्टिक एंड करिकुलर, स्कॉलास्टिक एंड को-स्कॉलास्टिक, करिकुलर एंड सिचुएशनल, सिचुएशनल एंड फंक्शनल। साथियों, इसका मतलब क्या होता है, सहसंज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। इसका मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक। इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम, करिकुलर। इसका मतलब होता है संज्ञानात्मक, और इसका मतलब होता है सहसंज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक। उसके बाद यहाँ पे देखो पाठ्यक्रम एवं सिचुएशनल मतलब होता है परिस्थिति, परिस्थिति। तो यहाँ पे क्या दिया है, फंक्शनल। यहाँ पे सिचुएशनल मतलब, फंक्शनल मतलब होता है कार्यात्मक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा CCE के दो क्षेत्र, एक होता है संज्ञानात्मक और दूसरा होता है सहसंज्ञानात्मक। तो कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए स्कॉलास्टिक एंड को-स्कॉलास्टिक दिया हुआ है। ये संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक CCE के दो क्षेत्र होते हैं। संज्ञानात्मक के अंतर्गत पढ़ाई जा रही जो विषय है उसके आधार पर आकलन किया जाता है, और को-स्कॉलास्टिक में, सहसंज्ञानात्मक में पढ़ाई के साथ साथ गीत, कविता, खेल कूद, गीत, कहानी, ये सारी चीज़ें का आकलन किया जाता है। तो CCE के दो क्षेत्र हमारे पास है, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक तीसरा आप देखेंगे
इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज अब ये क्या बोल रहा है, ये जो टीचिंग सीखने और सिखाने, यहाँ पे देखेंगे तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक एक है, पाठ्य पुस्तक एक है। फिर से बता रहा हूं मैं, सीखने और सिखाने में या सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक एक है। इनमें से क्या है? रिसोर्स बुक, इंस्ट्रूमेंट या टूल, सिलेबस, ऑल द एबो। तो साथियों इसका हिंदी यदि हम बताना चाहें तो संसाधन पुस्तक, उपकरण, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो साथियों ये जो पाठ्य टेक्स्ट बुक है, सीखने सिखाने के लिए संसाधन भी है, उपकरण भी है और सिलेबस भी है, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर। टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर। एक नई भाषा, एक भाषा सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए बच्चों को अपने में वृद्धि करनी चाहिए। इंक्रीज मतलब वृद्धि। एक नई भाषा सीखने के लिए बच्चों को अपने में वृद्धि करनी चाहिए। फिजिकल पावर को, वर्ड पावर को, थिंकिंग पावर को, एनालिटिक पावर को। ध्यान रखिएगा आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? 1 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। तो इनमें यदि उनको एक नई भाषा सीखना चाहिए तो अपने में किस चीज़ को वृद्धि करनी चाहिए? शारीरिक या बोल सकते भौतिक शक्ति को। शारीरिक शक्ति करने से क्या उसकी नई भाषा सीख सकते हैं? शब्द शक्ति, शब्द शक्ति को यदि बढ़ाते हैं तो क्या वो एक नए शब्द नई भाषा सीख सकते हैं? थिंकिंग सोच, विचार शक्ति, क्या विचार शक्ति को विचार शक्ति करने से क्या बच्चे की लैंग्वेज जो है नई भाषा सीख सकते हैं? विश्लेषणात्मक शक्ति। यहाँ पे देखेंगे दोनों में आपको ज़्यादा क्लियर लग रहा होगा कि विचार शक्ति यदि बढ़ा दिया जाए, एनालिटिक पावर बढ़ा दिया जाए। दोस्तों ये कब आएगा? विचार शक्ति और विश्लेषणात्मक शक्ति कब आती है? आप सोच के देखिए, विचार शक्ति आसान नहीं है। जब तक कि उसके पास शब्द शक्ति ना हो तब तक उसके पास विचार शक्ति नहीं आ सकती, न ही विश्लेषणात्मक शक्ति आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूस इन CCE रिफर्स टू। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो CCE है उसमें सतत का अर्थ क्या है? सतत इसका मतलब क्या होता है? सतत हिंदी में देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपके सामने बोला था मैंने। CCE तो कंटिन्यूस CCE रिफर्स मतलब CCE में सतत का अर्थ है। यहाँ पे देखेंगे रेगुलरली असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क या ऑल द एबो। नियमित मूल्यांकन, रचनात्मक प्रक्रिया, कार्यों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति या बारंबार बोल सकते हो, बारंबार कार्य दिया जा सकता है, टास्क दिया जा सकता है या सभी। तो साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा सतत का मतलब क्या होता है? जब सतत आकलन का मतलब ये होता है जब कक्षा के दौरान शिक्षक द्वारा नियमित रूप से बच्चों का आकलन किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, किस प्रकार से उसकी समाधान किया जा सके। सारी चीज़ें आकलन सतत आकलन के माध्यम से देखा जाता है। इसके लिए कुछ मतलब बीच बीच में इसको लिया जाता है, नियमित रूप से इसको लिया जाता है। जैसे कक्षा में आप चले गए, बता रहा हूँ आपको, आपने पढ़ाना शुरू किया और उसी समय आपने एक बच्चे को उठाया और बोला कि मैंने, जैसे आपने पढ़ा दिया, मान लीजिए कम मतलब होता है आना और गो मतलब होता है जाना। और उसी समय आपने पूछ दिया बेटा कम मतलब क्या होता है, तो बच्चे हो सकता है बता दे होता है आना। आपने पूछा गो मतलब क्या होता है, हो सकता है भूल जाए। तो आप उसको उसी समय यदि समाधान कर लेते हैं तो इस प्रकार से वो क्या होता है कि कंटिन्यूस सतत आकलन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आप गणित पढ़ा रहे हैं, 2 4 माइनस 2 6 आपने कर दिया, 1 कर दिया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं वो बच्चे, यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि बच्चा छोटा में बड़ा को नहीं घटा पा रहे हैं, मतलब नहीं घटाएगा कि यहाँ पे 0 लिख रहा है, तो आप इसको समझाएंगे। तो ये होता है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत तुरंत उसका नियमित आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही होगा। सभी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, चाहे वो रचनात्मक प्रतिक्रिया हो, कार्यों की आवृत्ति हो, चाहे वो रेगुलर आकलन हो, सभी जो है नियमित आकलन हो वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एवेल्युएशन शुड बी टेकन एस आ, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन को एक रूप में लिया जाना चाहिए, या सीधा सीधा बोला जाए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एवेल्युएशन को लिया जाता है या लिया जाना चाहिए, किस रूप में लिया जाना चाहिए। इसमें लिया है हार्डली ऑब्स्टेकल, बर्डन, मीनिंग प्रोडक्ट, मीनिंगफुल प्रोसेस। अब आपको अपनी भाषा में समझाना चाहूँगा, जो मूल्यांकन है एनसीएफ में मूल्यांकन है, उसको आप क्या समझते हैं, इसमें किस रूप में आप देखना चाहते हैं। सीधी सी बात, बाधा के रूप में, मूल्यांकन को बाधा के रूप में देखना चाहते हैं या देखना चाहिए, या बोझ के रूप में देखना चाहिए, या अर्थ सामग्री के रूप में देखना चाहिए, या सार्थक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। ये चारों में से किसके रूप में देखना चाहिए। तो सीधी सी बात है साथियों, मूल्यांकन जो हो रही है एनसीएफ में, मूल्यांकन जो हो रही है एक सार्थक प्रक्रिया है। क्या है, ना तो बाधा है, ना तो बोझ है, ना तो वो एक सामग्री है ना। तो सार्थक प्रक्रिया के रूप में हमको देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ दिस इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इनमें से एक का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। वन ऑफ दिस यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इनमें से एक का उपयोग दोनों के लिए, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। पेरेंट के रूप में, मतलब माता पिता के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, या अभिनेता के रूप में, किस रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, पेरेंट के रूप में जाना जाता है। रिमेडियल टीचिंग इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, क्लास टेस्ट, ऑल द एबो। तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है प्रारंभिक मूल्यांकन, या प्रारंभिक आकलन बोल सकते हो, प्रारंभिक, या रचनात्मक भी बोल सकते हो आप, रचनात्मक आकलन भी बोल सकते हो, प्रारंभिक। समेटिव मतलब होता है योगात्मक मूल्यांकन या योगात्मक आकलन, योगात्मक। क्लास टेस्ट मतलब होता है कक्षा जांच, है ना, या सभी। तो रिमेडियल टीचिंग सबसे पहले आपको समझना होगा, इसका मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण मतलब क्या होता है, नैदानिक, जैसे कोई बच्चा नहीं सीख पा रहे हैं, उसको आप अलग से समय दे करके उसको हम क्या करते हैं, उसके सुधार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उपचारात्मक शिक्षण कब और किसको दिया जाता है। मात्र 2 मिनट समझिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। मैंने अभी जस्ट बताया था कि आप गणित पढ़ा रहे हैं आप, और आपने उसको इस प्रकार से दिया 2 4 6 1 5 और 7, इस प्रकार से आपने घटाने के लिए दे दिया। अब बच्चा कुछ इस प्रकार से गणित बना रहे हैं, 6 में 7 नहीं घटा, 4 में 5 नहीं घटा, 2 में 1 घट गया। तो आप बिल्कुल इसमें उसको पूछेंगे, बेटा यहाँ पे क्यों घटा, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं आया, क्या आपको उधार लेने आता है, क्या आपको हासिल देने आता है। आप इस प्रकार से उससे चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि नहीं, मुझे ये इस प्रकार से बताएंगे। हो सकता है कि 6 में 7 हो, वे तो बड़ा इसलिए नहीं घटा, वो कुछ तो कारण बताएंगे, आप कारण नोट करेंगे कि बच्चा को ये प्रकार नहीं आ रहे हैं। तो उसी कारण को लेकर के आप क्या उसको उपचारात्मक शिक्षण देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मान हिंदी का है, आपने उसको लिखने के लिए बोला, जैसे 4 आम का नाम लिखिए, 4 मीठे फल का नाम लिखिए। उन्होंने लिख दिया, चलिए केला लिख दिए, है ना, आम लिख दिए, अंगूर लिख दिए, और कुछ एक और लिख दिए। अब उसको पूछोगे अपने मनपसंद मिठाई का नाम लिखिए, हो सकता है वो रसगुल्ला लिख दिए। उसके बाद जो है मिठाई किससे बनती है वो कुछ नहीं लिखे, हो सकता है इनमें से केला को केली लिख दिए, है ना, आम को आमा लिख दिए,
ठीक है, मतलब कुछ तो इसमें स्पेलिंग हो सकता है, मात्रा त्रुटि हो या इसमें नहीं जानते हो, तो ये सारी चीज़ें को देखने के बाद आप हिंदी का भी उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो अब ये प्रारंभिक मूल्यांकन कब होता है, योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, कक्षा जांच कब होता है, और ये सभी, ठीक है ना। तो प्रारंभिक मूल्यांकन कब होता है, जब बच्चे जो है रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा होता है ना, उसके बाद उसका मूल्यांकन जब किया जाता है इसी प्रकार से, तब उस समय उसके बारे में जाना जाता है। तो इसमें यही बोला गया है कि रिमाइंडिंग चीज़ें जो है उसके पार्ट्स कौन से है। तो अब समेटिव असेसमेंट कब होता है, लास्ट में किया जाता है, ईयरली किया जाता है, सबसे लास्ट में जिसमें बच्चे और अभिभावक और शिक्षक सभी को इसमें पता चलता है कि बच्चा ने क्या किया है। और योगात्मक शिक्षण में संज्ञानात्मक शिक्षा और सह संज्ञानात्मक शिक्षा दोनों को लेकर चलते हैं। यहाँ पे क्लास टेस्ट, कक्षा जांच है ना, एक कक्षा के जांच के दौरान, और ऑल द एबव। क्लास टेस्ट के दौरान कोई नहीं जानता, लेकिन आप मूल्यांकन आकलन करेंगे तभी जानेंगे, केवल टेस्ट से कोई नहीं जानता। जब तक कि आप आकलन नहीं करेंगे तब तक कि आप नहीं जानेंगे, केवल टेस्ट ले देने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर। भाषा के दो घटक है, कंपोनेंट्स मतलब अवयव, भाषा के दो घटक है या अवयव है, ग्रामर एंड सिचुएशन, वर्ड्स एंड सिचुएशन, ग्रामर एंड वोकेबुलरी एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामर मतलब क्या होता है, व्याकरण, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, शब्द और स्थिति, व्याकरण और शब्द भंडार बोल सकते हो, शब्द भंडार एवं जानकारी। तो लैंग्वेज की दो भाषा कौन सी, जब तक कि व्याकरण हमारे पास रहेगी और इसके पास शब्द भंडार रहेगा, है ना, तभी वो क्या हो जाएगा, हमारे लैंग्वेज की दो अवयव इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्रेसिव इन CCE इम्पल्स दैट। ठीक है, CCE में व्यापक का तात्पर्य, जिस प्रकार से कंटिन्यू का तात्पर्य पूछा था उसी प्रकार से यहाँ पे व्यापक, इसका मतलब क्या होता है, व्यापक। कंप्रेसिव इन CCE इम्पल्स, है ना, दैट CCE में व्यापक का तात्पर्य है। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व। स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व। नॉन स्कोलास्टिक aspect of the child's personality have to be observed. Students should be assessed regularly। मतलब एक बच्चे के सभी पहलुओं, एक बच्चे के, देखो all the aspect child personality, एक बच्चे के सभी पहलुओं व्यक्तित्व का अवलोकन करने से, या अवलोकन करना व्यापक का अर्थ होता है, या जो बच्चा है उनके व्यक्तित्व के केवल शैक्षिक या संज्ञानात्मक क्षेत्र को या पहलुओं को देखा जाना चाहिए या देखा जाता है व्यापक में। उसके बाद क्या लिखा है, सह संज्ञानात्मक, बच्चे के सह संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व का अवलोकन, यहाँ पे लिखे ना पर्सनालिटी, सह संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व का अवलोकन। उसके बाद ये बोलता है कि छात्रों का व्यक्तित्व का अवलोकन करना चाहिए, छात्रों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या कह सकते हो स्टूडेंट्स शुड बी ऑब्जर्व रेगुलरली, बच्चों का रेगुलरी या नियमित मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इसमें दिया है सभी पहलुओं को देखना चाहिए, इसमें लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र को देखना चाहिए और व्यक्तित्व को देखना चाहिए। उसके बाद इसमें लिखा है सह संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व को देखना चाहिए, इसमें स्टूडेंट का नियमित अवलोकन करना चाहिए, इसका मतलब होता है व्यापक का। तो आपको बताना चाहूँगा, सतत मैंने बता दिया, व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक के साथ साथ उसमें सह संज्ञानात्मक को भी देखा जाता है। मतलब शैक्षिक के साथ साथ मतलब पढ़ाई विषय के साथ साथ खेल कूद, गीत, कविता, सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है, वो उसको बोलते हैं व्यापक। तो यहाँ पे देखो आल
यहाँ पे क्या लिखा है ऑल, जिससे मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये सारी चीज़ें जब देखा जाता है तो व्यापक के अंतर्गत आता है। तो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू ऑब्जर्व, इसमें भी ये संज्ञानात्मक दिया है, व्यक्तित्व दिया है, सहसंज्ञानात्मक दिया है, व्यक्तित्व दिया है, नियमित दिया है, तो सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है ऑल द एस्पेक्ट चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू ऑब्जर्व। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टीचर एज पर NCF 2005 इज अ, 2005 के अनुसार NCF 2005 के अनुसार टीचर है, इनमें से बॉस है, लीडर है, फैसिलेटर है या फ्रेंड है, इनमें से क्या है? चलिए बताइए। मालिक है, नेता है, दोस्त है या सहयोगी है NCF 2005 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर, भाषा सीखने के प्रारंभिक कौशल है सुनना और लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग मतलब पढ़ना और लिखना, सी स्पीकिंग एंड रीडिंग बोलना पढ़ना, डी दिया है सुनना और बोलना। किसे मानते हैं आप बताइए? तो आपने भाषा सीखने की प्रक्रिया जानते होंगे, सुबोपली करके हम जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो प्रारंभिक स्किल क्या होता है? कोई भी बच्चा सुनता है, सुनने के बाद ही बोलना शुरू करता है, ऐसा नहीं कि बोलने के बाद वो सुनना शुरू करे, ऐसा नहीं है, सुनने के बाद ही बोलना शुरू करता है। तो सुनना और बोलना कहाँ पर है ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रारंभिक कौशल है सुनना और बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब जो करेक्ट सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है ना। सही विकल्प का चयन करें जो सबसे बेहतर है। चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, हाँ, नई भाषा के लिए बच्चों को नई भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, बच्चों को नई भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किया जा सकता है। कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है नई भाषा सीखने के लिए? बाय पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक, उनकी गलतियों को चिन्हित करके, बाय करेक्टिंग देयर मिस्टेक, उनकी गलती को सुधार करके, बाय प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग द लैंग्वेज, बाय प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग द लैंग्वेज, मतलब इसमें यह बोला गया है भाषा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए, भाषा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। बाय टीचिंग इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, अंतर्राष्ट्रीय ध्यात्मक वर्णमाला सिखाना, या कह सकते इंटरनेशनल वर्णमाला सिखा करके। तो यहाँ पे बोला गया है कि उनकी मिस्टेक को बता दीजिए, गलती है उसको, या उसको करेक्ट कर दीजिए तो सीखेंगे, या उसको पर्याप्त अवसर देंगे तब सीखेंगे, या उसको इंटरनेशनल वर्णमाला सिखाएंगे तब सीखेंगे। तो आपको सभी पता है, आप उसको क्या दीजिए, पर्याप्त समय दीजिए, तो बच्चा जो है नई भाषा सीख, मतलब आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको नई भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनिए। व्हाट डज टेक्स्ट बुक नॉट प्रोवाइड, एक पाठ्य पुस्तक क्या प्रदान नहीं करते? व्हाट डज ए टेक्स्ट नॉट प्रोवाइड, एक पाठ्य पुस्तक क्या प्रदान नहीं करती? ए सिलेबस फॉर कोर्स, सेट ऑफ विजुअल एक्टिविटीज रीडिंग्स, बेसिस फॉर असाइनिंग स्टूडेंट लर्निंग, ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट पर्टिकुलर एज, मतलब ये बोला गया है पाठ्यक्रम का जो कोर्स है वो प्रदान नहीं करता। इनमें से क्या प्रदान नहीं करता? तो ये आप देखेंगे सिलेबस को प्रदान करता है,
विजुअल एक्टिविटी दृश्य गतिविधि और रीडिंग का समूह भी हमको प्रदान करता है। बेसिस फॉर असाइनिंग स्टूडेंट लर्निंग, ये भी हमको प्रदान करता है ना। छात्रों को सीखने के लिए आकलन के लिए जो आधार है वो भी हमको प्रदान करता है। अब यहाँ पे ये लिखा है सही अनुभवों, सभी अनुभवों को एक योग्य कह सकते हैं आप, या खास, ऑल द एक्सपीरियंस टू बी गिवन पर्टिकुलर, ठीक है ना। मतलब सभी अनुभवों में जो एक्सपीरियंस है, अनुभवों जो है एक खास उम्र में दिया जाता है, ठीक है। सभी अनुभवों में जो भी दिया जाता है वो एक खास उम्र में दिया जाता है, ऐसा बोल रहा है, मतलब इस टेक्स्ट बुक को। अब देखें जाए तो ऑल एक्सपीरियंस, सभी अनुभवों को एक खास अनुभव में या उम्र में दिया जाता है, ये भी आप बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें से ये चीज़ जो है ना, ये वाला खास उम्र में, मतलब एक विशेष मान के चलिए, विशेष व्यक्ति के लिए हो गया, ये विशेष है ना, व्यक्तिगत हो गया, खास बोला गया है ना। ऐसा नहीं है कोई खास उम्र हो ऐसे उसमें सभी अनुभव को दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को 14 वर्ष की उम्र में देना है तो 14 वर्ष की उम्र में तो ऐसा नहीं हो सकता, वो 13 वर्ष वाला भी हो सकता है, उनके साथ 12 वर्ष वाला भी हो सकता है, एक 1.5 साल के छोटे बड़े भी होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिव करेक्ट अल्टरनेटिव फीडबैक इज अ। यहाँ पे ये पूछा गया है कि फीडबैक क्या है। एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, द एंड ऑफ अ टीचिंग प्रोसेस, अनलेस एक्टिविटी। एक स्वतंत्र गतिविधि है, शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है, एक शिक्षण प्रक्रिया का अंत है, या एक बेकार गतिविधि है। फीडबैक क्या है? फीडबैक आप सभी जानते हो, प्रतिक्रिया देना या प्रतिवेदन बनाना। जैसे कोई बच्चा, आपने किसी चीज़ को पढ़ाया, बच्चों को बोलोगे दूसरे दिन की हमने कल जो भी गतिविधि किए थे उसके बारे में बताइए, तो वही होता है फीडबैक। तो ये स्वतंत्र एक्टिविटी है ना। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस जो कर रहे हैं वो स्वतंत्र गतिविधि है कि ये टीचिंग का ये हिस्सा नहीं है या ये टीचिंग का अंत है, ऐसा पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इसको ज़्यादा करीब हो रहा है क्योंकि ये टीचिंग का हिस्सा है, शिक्षण गतिविधि की हिस्सा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा खतरनाक अंग्रेजी के साथ आपके सामने मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। यदि वाकई में ये वीडियो तो आपको लगा कि समझ में आया तो ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको यहीं समाप्त करके हमारे जो पुराने वीडियो है जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं है ना उसमें हम चले जाएंगे। तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी फीडबैक मुझे ज़रूर दें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट के आधार पर ही मैं आगे की वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।